नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं दो विषय कर रहा हूं, है तो एक तीसरा विषय भी, लेकिन थोड़ा चूंकि लंबा हो जाएगा आपके साथ बातचीत, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए दो विषय कर रहा हूं। पहला, राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है या हिंदुस्तान दिखता है। दूसरा, चुनाव आयोग में क्या हैंकी पैंकी है। तीसरा विषय जो आज कर नहीं रहे हैं, जो मैंने सोचा था कि आदिवासी और वनवासी के बीच का भेद जो है और उसमें कितना फर्क है दोनों में, इस पे बात करते हैं, लेकिन ये चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज दो ही विषय पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आप हर महीने हमें एक छोटा पैसा देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमारी एक मुश्त हमें आर्थिक सहायता करें। आपकी इस आर्थिक सहायता से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी में सद्दाम दिखता है या हिंदुस्तान दिखता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अगल बगल की इनकी जितनी स्टेट हैं वहां पे अपनी पुलिस से कभी फायरिंग करवाते हैं और वहां के नागरिकों की भी हत्या होती है। हत्या आप बोलना शायद ठीक नहीं होगा अब, क्योंकि हत्या तो किसी उस पर होती है, लेकिन वहां के लोगों की मृत्यु होती है। अभी 2 दिन पहले असम के जो इनके यहाँ के जो सरकारी जो भी मुलाजिम थे, वो फॉरेस्ट गार्ड थे या पुलिस वाले थे, उन्होंने जाके मेघालय में 5 लोगों की मृत्यु हुई उनके गोली चलाने से। मिजोरम वाली बात आपको याद ही होगी, जब इनकी और मिजोरम पुलिस के बीच इन्होंने फायरिंग करवाई थी। आपको वो भी याद होगा कि कैसे जिग्नेश मेवानी को ये असम से उठा के गुजरात से वापस ले गए थे असम में, और उसको मतलब कोशिश किए थे कि वो टूट जाए, नहीं हुआ। ये गुजरात में है आजकल। हेमंत बिस्व शर्मा गुजरात में हैं, और जिस लिए जाने जाते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर, अपने को कुछ भी कह लें, उनको तो खैर प्रमोशन मिल ही गया। हेमंत बिस्व शर्मा को भी इन्हीं सब कामों की वजह से वहां चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। उन्होंने गुजरात इलेक्शन के दौरान एक रिमार्क दिया, वो आप जरा सुन लीजिए। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? हेमंत बिस्व शर्मा का कहना था कि उनको राहुल गांधी को देख के सद्दाम हुसैन की तरह याद आते हैं, और वो उन्होंने सद्दाम हुसैन को एक डीमीनिंग, एक कुछ तानाशाह के रूप में उन्होंने उस बात को कहने की कोशिश की थी। और मुख्य रूप से जो जहां पे वो हिट कर रहे थे, वो मुसलमान होने की बात कर रहे थे। वो सद्दाम हुसैन की बात में मुसलमान होने की बात कर रहे थे। खैर, मैं इसके बाद क्या हुआ कि जी न्यूज ने, अब जी न्यूज से तो कुछ ब्रीफ आ गया होगा हेड ऑफिस से, तो ब्रीफ ये आया कि एक 4:30 बजे जी न्यूज ने एक लगाया कि सद्दाम दिखते हैं, और मतलब अब वो सद्दाम, उनको राहुल गांधी को सद्दाम बनाने की, कि राहुल गांधी को देख के सद्दाम की याद आती है, ये कवायद शुरू हो गई थी। लेकिन इधर क्या हुआ है कि इधर कुछ कांग्रेस में भी कुछ ये दम आ गया है कि वो इस तरह की चीजों पे रिएक्ट भी करने लगे हैं। तो कांग्रेस ने तुरंत एक लगा दिया कि आसाराम बापू को देख के किसकी याद आती है, और उन्होंने फोटो लगा दिया। आप खुद ही समझ पाओगे, मैं लगा दे रहा हूं। आसाराम बापू की दाढ़ी देख के आपको किसकी दाढ़ी की याद आती है? क्योंकि अगर राहुल गांधी की, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला था कि उनकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन से मिलती जुलती है, तो आसाराम बापू की दाढ़ी किससे मिलती जुलती है? क्योंकि अगर दाढ़ी से ही आप किसी के चरित्र गुण और दोष का वो करेंगे, तो यहां आसाराम बापू के गुण किससे मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, मैं जनरली इस चीज को नहीं करता, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि अगर आज नहीं बोलूंगा तो ये एक व्यक्ति जिसने कम से कम ये हिम्मत इस समय हिंदुस्तान में दिखाई है, पर्सनल बहुत सी चीजों को देख के मतलब अपनी उसको डर है, उनकी जान पे डर है, लेकिन एक बड़ी लकीर खींचने की एक कोशिश की है। इस भारत को फिर से गांधी का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले की आपको एक दो चार तस्वीर दिखा रहा हूं, फिर भारत जोड़ो यात्रा में दिखा रहा हूं कि किस तरह से वो इवॉल्व हो रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, उस समय राहुल गांधी कितने बड़े थे और कैसे उनके पास बैठे हुए हैं, मैं वहां से इस जर्नी को शुरू कर रहा हूं। राजीव गांधी जी जब उनके पिता की मृत्यु होती है, कैसे कंधा दे रहे हैं, उससे शुरू कर रहा हूं। सोनिया गांधी जी का अभी जो इस समय का एक आपने
देखा होगा, सोनिया गांधी चल रही थी, उनका फीता खुल गया था, उसको वो नॉर्मल हमारे आप का भी, वो हमारे आप की तरह बिहेव करते हैं, वो कैसे नीचे बैठ के और अपनी माँ का फीता बांध रहे हैं, वो बड़े आदमी की तरह एक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि एक बड़ा आदमी इस देश में है जो अपनी माँ को एटीएम की लाइन में लगा के कैमरे वाले भेज के ये बताता है कि मेरी माँ एटीएम की लाइन में लगी थी, जबकि 6 भाई बहन उस घर में हैं, 6 भाई बहन हैं, 90 साल के अपनी माँ को एटीएम की लाइन में लगा के वो व्यक्ति इस पे वाहवाही लूटना चाह रहा है, और एक व्यक्ति का फीता बांधते हुए आप खुद देख लीजिएगा। फिर मैं इसको इसलिए किया है कि जो भी पैमाना है, आप सुंदरता कह लीजिए, हैंडसम कह लीजिए, जो भी पैमाना है पुरुष के रूप में, उसमें राहुल गांधी की 1-2 फोटो इसलिए दे दी हैं, वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये सब करते हैं, उनकी 1-2 फोटो मैंने से देखी है कि वो व्यक्ति को आप देख के कर लीजिए वो कितना, अगर वो सद्दाम हुसैन की बाकी जगह अगर बर्बरता और उससे किया जा रहा है, तो क्या ये व्यक्ति आपको बर्बर लग रहा है? उनकी एक तस्वीरें मैंने इसलिए लगाई हैं। अब मैं भारत जोड़ो यात्रा से सारे हमारे और आपका जो बीच आज जो बात है, मैं कम बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ तस्वीरें ज्यादा बोलें। पहली तस्वीर मैं शुरू कर रहा हूं, तो विवेकानंद के सामने वो खड़े हैं। कुछ तस्वीर आपको कह रही है, तस्वीर हम सब लोग जो कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक रूप से विवेकानंद को जो भी थोड़ा कोशिश करता है पढ़ने की, ये तस्वीर वहां से शुरू हो रही है। फिर मैंने और इस तस्वीर के लिए एक भाजपा के मैं नाम नहीं ले रहा हूं इस बार, इस उसमें हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ के, कि एक लाडली जो उनकी मंत्री हैं, सबसे लाडली मंत्री, उनका कहना था कि उन्होंने तो जाके विवेकानंद के सामने प्रणाम तक नहीं किया। झूठ बोलने के बाद, ये जैसे हम और आप भाई, गलती हो सकती है, गलती, लेकिन हम लोग अगर गलती होती है तो मैं इस पे भी आके आपसे माफी मांगा हूं, मैं कहता हूं भाई आई एम सॉरी, मुझे स्लिप ऑफ टंग था या वो था, गलती तो है ही नहीं, गलती तो हो ही नहीं सकती, लाडली हैं वो। फिर वो बर्बरी की वो टी शर्ट वाली जो मैंने एक फोटो इसलिए लगाई है कि इनके एक जो बड़े नेता हैं, जो हरदम जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े वो हैं, मास्टर हैं, और अपने नाम को चाणक्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने इस बर्बरी टी शर्ट के लिए कहा था, जबकि खुद वो बर्बरी का मफलर चेंज कर करके उसमें पहनते रहते हैं, और मफलर तो इज मोर को वो एज अ कॉस्मेटिक पहनते हैं। कोई मफलर पहनते हैं केजरीवाल पूरा ढक के गला, ये मफलर उस तरह से नहीं, एक कॉस्मेटिक की तरह भाई खुद पहनोगे बर्बरी और दूसरे को कहोगे वो कैसे पहन रहा है। तुमसे देखने में सुंदर, तुमसे देखने में, चलने में तेज, तुमसे शारीरिक रूप से तुम और वो दौड़ लगा लो ना, दौड़ लगाओ एक दिन, क्या तो आज और चैलेंज कर देते हैं। मैं बिना जाने राहुल गांधी को मैं जानता नहीं हूं, मैं आज तक नहीं मैं मिला हूं, ये तो झूठ बात हो जाएगी, 2004 में मिला हूं उनसे। मैं ये कहता हूं, ये चैलेंज आप दीजिए ना राहुल गांधी, चलिए आइए दौड़ लिया जाए, आप भी दौड़िए, हम भी दौड़िए। आपके घर में तो क्रिकेट को पूरा कंट्रोल हो रहा है, तो आपकी शारीरिक क्षमता तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दीजिए ना इस पे चैलेंज। खैर, बर्बरी का आप बात कर रहे थे, भारत के उस मजदूर के साथ ये फोटो, आपको लग रहा है कि ये उनके साथ मिल रहे हैं? आपको लग रहा है कि फोटो सेशन है, कि ये एक जेन्युइन व्यक्ति एक अपने साथ के, अपने किसी साथी मजदूर के साथ हाथ रख के उससे बात कर रहा है? मैं एक और फोटो 2-3 इसलिए लगा रहा हूं कि देखिए, मैं ये इस बात को बार बार कहता हूं, मेरी मां महिला, मेरी पत्नी महिला, मेरी बहन महिला, मेरी बेटी महिला, इन सारे रूपों को राहुल गांधी की कुछ फोटो के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान है, एक वृद्ध महिला के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, और उसके ऊपर शर्म नहीं आती है। इनका एक मुख्य प्रवक्ता जो मालूम नहीं किसी पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन भी बना दिया गया है इन्हीं सब गाली गलौज देने के कारण, वो कहता है ये जो बुर्का पहन के देखिए लड़कियों के बारे में बात कर रहा है कि बुर्का पहन कर रहे हैं तो अपीजमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, ये राहुल गांधी अपीजमेंट कर रहे हैं, शर्म नहीं है। खैर, मैं ये सारी महिलाओं की फोटो दिखा के एक चीज आपसे पूछूंगा और दिल पे हाथ रख के ये बताइएगा, क्या बीजेपी के किसी नेता में ये मॉरल कमिटमेंट है कि सार्वजनिक रूप से किसी महिला का जिस तरह से हाथ, या जिसको किसी को गोदी में ले लेना या किसी के साथ वो कर लेना, कोई सार्वजनिक रूप से कर सकेगा? है हिम्मत किसी की करने की? ये वही आदमी कर सकता है जो मानसिक रूप से शुद्ध हो, जो वैचारिक रूप से समानता की बात सोचता हो। बाकी अगर आप इसमें जरा भी कमजोर हैं, आप ये कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इस तरह की फोटो आप किसी के नहीं देखते होंगे, झूठी फोटो देखते हैं। और इस पे
जब बच्चे के साथ फोटो है तो उसको कौन सा नेशनल चाइल्ड कौन सी संस्था है वो उनको नोटिस भेज रही है कि नहीं नहीं इन्होंने बच्चे का वो। और अभी जो हमारे दूसरे साहब हैं जो वो बच्चे के साथ क्या क्या कर रहा हूं, कितने खुश हैं और कैसे हो रहा है कि मैंने कर लिया मैंने कर लिया। बच्चे का दुरुपयोग इलेक्शन के लिए कौन कर रहा है ये आप खुद निर्णय लीजिएगा। मैं एक चीज और कह रहा हूं, भारत की विभिन्नता जो है ना, जो अनेकता है, जो हम लोग बार बार, जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है, जिसको एक राष्ट्र, एक धर्म, एक झंडा, एक करने की, एक भाषा की करके उसको बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, उस अनेकता की आत्मसात करने वाली कुछ फोटो लगा रहा हूं। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये आरएसएस के हिंदुत्व का को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत के उस एवरेज हिंदू का, जो मैं भी हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं भी हूं, तो ये वो हिंदू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जब धोती में दर्शन करने जा रहा है तो क्या ये आपको सद्दाम लग रहा है? जब ये सिख वाला राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं तो क्या ये सिख, अगर किसी की दाढ़ी पकी हो यहां से तो आपको सिख सद्दाम दिखता है? अगर वो मराठा के रूप में टोपी पहनकर, और सिंपल फोटो है, किसी भी फोटो में बहुत प्रयास नहीं है, आपको वो नहीं लगता है कि कोई महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति, कोई मराठा उस फोटो को खिंचाया है? और यूपी और बिहार का वो ये फोटो मैं इसलिए कहूंगा कि रिफ्लेक्ट कर रही है एक एवरेज यूपी बिहार का नेता जो इस तरह से फेटा बांध के कहीं रहता है, ये फोटो उसको कर रही है। और ये फोटो मैंने इसलिए लगाई कि गांधी की राह पे चलने के लिए, गांधी के सामने जिस ईमानदारी से ये है, आपको दूसरे का प्रयास ऐसा लगता है। कई लोग अपने दफ्तर में जाते ही पहले गांधी को प्रणाम करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही गोडसे को फॉलो करने वाले लोगों के पीठ पे हाथ रख के थपथपाते भी हैं। मैं, क्योंकि समय का हुआ, मैं एक फोटो लास्ट में इसलिए लगा रहा हूं, ये बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की, मैं इसको ये मानता हूं कि उनके जीवन की, मैंने जितनी अभी तक फोटो देखी हैं, ये सबसे अद्वितीय फोटो मानता हूं। ये फोटो को मैं अगर किसी के साथ इक्वेट करूंगा तो मैं 2-3 लोग मेरे खटाखट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उनसे कर लूं। एक शरद पवार साहब थे, अभी जब इलेक्शन हुआ था तो वो एक इलेक्शन रैली में कर रहे थे, लेकिन मुझे जॉर्ज फर्नांडिस की वो सिग्नेचर फोटो जब वो हथकड़ी में लाए गए थे तिहाड़ से दिल्ली कोर्ट में, मुझे वो याद आते हैं। मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब वो कहते हैं आई हैव अ ड्रीम, उनकी वो जो फोटो है मुझे वो याद आती है। तो ये शायद राहुल गांधी की एक ऐसी फोटो है जो वो जो छाप छोड़ के चली गई। लास्ट में मैं एक व्यक्ति का इसलिए फोटो लगा रहा हूं, उसको बहुत से लोगों को वो हो सकता है क्योंकि बुनियादी चीजों में जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो झगड़ा है उसमें वो कहीं एक दूसरे छोर पे खड़े हैं, वो नहीं अच्छा। लेकिन मुझे अगर किसी विश्व नेता से इनका कंपेयर करना है तो मुझे ये फिदेल कास्ट्रो की फोटो देख लीजिए। आपको अगर सामने ज्यादा यहां नजर आता है, ये आप डिसाइड करिएगा। एक जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे उसमें आपको कहीं या लग रहा है कि बहुत प्रयास हो रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, कि सबको भगा दो, इधर करो। ये कितने बार आपने देखा है कि नीरज, जो हमारा ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट को भी बाहर कर दिया जाता है ये फोटो खिंचवाने का। आपको कहीं लग रहा है कि फोटो खिंचवाने के लिए किसी भी फोटो में कि इतना प्रयास है, इतना परेशानी की फोटो खींचो, कैसे फोटो खींचो, और कोई फ्रेम में ना है, मेरा है, किधर से आया, 3 टेक 2 टेक, 1 बार और लो, 3 बार और लो, ये कहीं लग रहा है आपको? इस तरह की फोटो, इस तरह की बात केवल वही कर सकता है जो इस पूरी भारत यात्रा को एक व्रत के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में, एक यज्ञ के रूप में देख रहा हो। नहीं तो प्योरिटी ऑफ थॉट नहीं होगी तो इस तरह की चीजें नहीं आ पाएंगी। अब मैं दूसरे विषय पे जल्दी से बात कर लूं कि चुनाव आयोग में क्या हैंकी पैंकी है। मैं जल्दी से बता दूं कि चुनाव, एक बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अपॉइंटमेंट में ये हैंकी पैंकी क्यों है और उसमें अपॉइंटमेंट की फाइल दिखाने को कहा है। ये कल की बात है। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूं। 3 इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। सीनियर मोस्ट जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है, लेकिन उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से उसको कॉन्स्टिट्यूशन से प्रदत्त बहुत सी इम्यूनिटी मिल जाती है। अदरवाइज वो इम्यूनिटी नहीं, अदरवाइज वो हटाया जा सकता है सरकार द्वारा, लेकिन जैसे ही वो सीईसी होता है उसको पास हो जाता है। सीनियर मोस्ट को अभी तक बनाने का है। प्रावधान यह है कि 6 वर्ष या 65 साल की उम्र, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा वो बनेगा। इसमें ये आपको मैं जल्दी से रिवीजन इसलिए कर दे रहा हूं कि 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, उन 10 सालों में 6 सीईसी बने थे। जो 2014 से 2022, अभी 8 साल जो एनडीए की सरकार है, इस 8 वर्षों में 8 सीईसी ऑलरेडी बन चुके हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रही है, 5 जज की बेंच है कि जस्टिस के एम जोसेफ उसको हेड कर रहे हैं, उसमें वो कंसर्न ये दिखा रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी जल्दी आप सीसी अगर बदलेंगे तो इलेक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है। उन्होंने उसकी 2 चीजें की। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने उनकी फंक्शनिंग पर टिप्पणी की है, और टिप्पणी करते समय उन्होंने सेशन को याद किया, और अगर सेशन को याद करके जहां पे 24-25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं और आप एक को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी को आप कहीं ना कहीं कंपेयर करके कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं कि आपको उस स्टैंडर्ड तक होना है जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस स्टैंडर्ड तक नहीं। उन्होंने बहुत साफ साफ वर्डों में कहा है, घुमा फिरा के नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को वीक नीड नहीं होना चाहिए, कमजोर घुटनों वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरह से एक ये भी कहा है कि उनके पास अपनी स्पाइन होनी चाहिए, उनके पास रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। ये कहा नहीं है, लेकिन वीक नीड बोला है। उन्होंने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट थॉट का होना चाहिए। उन्होंने कहा है वो उनको बो डाउन, किसी के सामने झुकने वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई ये कह रहा है, जैसे आप मुझसे कहिए कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, नहीं आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं वो कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट और टेन्योर को लेके एक लंबी बात कही है, क्योंकि शॉर्ट टेन्योर होते हैं। शॉर्ट टेन्योर करने से सरकार को उनको कैसे चाहिए वैसे नचाना घुमाना आसान हो जाता है, और कैसे अपॉइंटमेंट होता है इसके बारे में भी कहा है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले दिन उसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहीं सजेस्ट किया था कि इस अपॉइंटमेंट में अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ज्यादा वो हो जाएगा, और लोगों को उस पर विश्वास ज्यादा रहेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस लिए मैं ये बात बता रहा हूं, 14 मई 2022 को सुशील चंद्रा साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर होते हैं, और एक स्थान, चूंकि 3 ही लोग होते हैं उसमें से वो रिटायर हो जाते हैं, एक स्थान रिक्त होता है। अभी तक इस जगह रिटायर्ड आईएएस इसमें अपॉइंट होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी तक का जो वो रहा है उसमें आईएएस जब अपनी पूरी नौकरी करके रिटायर हो जाता है, उसके बाद उनमें से किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, और फिर उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीनियर मोस्ट मिलता है। अभी वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो केस था, ये 17 नवंबर थर्सडे था, उस दिन सुना गया। सरकार की तरफ से टाइम मांगा गया कि नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट हफ्ते ये लग गया। अब प्रशांत भूषण साहब ने कल कोर्ट में आके बताया, उन्होंने खुलासा किया कि पंजाब कैडर के एक आईएएस अफसर हैं अरुण गोयल साहब, जिनका रिटायरमेंट दिसंबर 2022 में होना था। गोयल जी ने 17 को यहां केस सुना गया सुप्रीम कोर्ट में, 18 तारीख को गोयल जी ने अपनी वीआरएस की एप्लीकेशन लगाई, वीआरएस उनको मिल गया, और ये फ्राइडे को हुआ। सैटरडे या संडे में, प्रशांत भूषण के अनुसार सैटरडे या संडे में उनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया। मंडे को उन्होंने चार्ज ले लिया, मतलब वीआरएस लेने के 3 दिन के बाद वो इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ गए। अब प्रशांत भूषण जी का कहना यह है कि एक तो पहले कन्वेंशन ये था कि जो रिटायर होता है उसी को किया जाता था, लेकिन अगर उन्होंने वीआरएस लिया है तो जो नियम है सरकार के उसके अनुसार 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, तभी आप कोई पद पे जा सकते हैं। और अगर आप इससे पहले जाते हैं तो आपको सरकार से इसकी अनुमति लेना लिखित में जरूरी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट की फाइल दिखाइए, क्योंकि जब कोर्ट में मैटर सुन रही थी तो आपने इसको इस बीच में क्यों अपॉइंट किया, कोर्ट और कैसे अपॉइंट किया आपने, वो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं। वहां पता लग जाएगा कि ये एप्लीकेशन दी गई थी कि नहीं दी गई थी, अनुमति ली गई थी कि नहीं। इसका एक जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने इसका बहुत कस के विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे भाई क्या है और आप इसको क्यों देखना चाहते हैं, इसको नहीं देखने की जरूरत है, इस तरह की उन्होंने बात। और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलवीर सिंह साहब थे, उन्होंने तो जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में भी कह दिया कि भाई स्टे इंसिडेंट होते हैं, जजों के अपॉइंटमेंट के कहते, उन्होंने कहा स्टे इंसिडेंट्स की याद दिलाई कोर्ट को। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके यहां भी इस तरह से होता है। तब जस्टिस अजय रस्तोगी जो उस बेंच के एक जज हैं, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जजेस के अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है वो लगातार इवॉल्व होता रहा है, बदलता रहा है, उसको इंप्रूव करते गए हैं, जैसे जैसे समय के साथ समझते गए उसको इंप्रूव करते गए हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट 70 साल पहले जैसे होता था वैसे ही आज भी हो रहा है, मतलब सरकार जिसको चाहती है उसको अपॉइंट करती है। इस तरह जस्टिस जोसेफ जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हैंकी पैंकी नहीं है, वर्ड यूज किया, अगर हैंकी पैंकी नहीं है तो अपॉइंटमेंट की फाइल दिखाने से मना क्यों कर रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सख्त हिदायत दी है कि फाइल दिखाई जाए। जस्टिस जोसेफ के बारे में एक लाइन कह के खत्म करूंगा। ये वही जज है, याद दिलाने के लिए, जो उत्तराखंड के जब चीफ जस्टिस थे
तो सेंटर ने जिस तरह से हरीश रावत को उनकी सरकार बर्खास्त की थी और सेंट्रल रूल कायम कर दिया था, उस सेंट्रल रूल को खत्म किया और हरीश रावत की सरकार को फिर रिवाइव किया था। ये टर्म यूज करते हैं रिवाइव, फिर से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो सरकार को ये बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये जरूर है कि उस समय उन्होंने शायद लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उस समय मजबूत करने का काम किया था। और आज जस्टिस जोसेफ अगर इलेक्शन कमीशन में कोई मूलभूत परिवर्तन, अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट ये कर देते हैं, तो लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है, क्योंकि इलेक्शंस को जो बॉडी मॉनिटर करती है इलेक्शन कमीशन, उसको मजबूत और इंडिपेंडेंट करेंगे, तो ये शायद आने वाले दिनों में जो भारत में उनका ये है ना, दूसरा सेशन नहीं हुआ, शायद दूसरा सेशन भी इस देश में कभी ना कभी मिल जाएगा। मैं खत्म करने से पहले एक बात और इसलिए कह दे रहा हूं, मेरे मन में था, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। एक बात मुझे और समझ में नहीं आई। सद्दाम हुसैन को जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा तो सद्दाम हुसैन को बुराई आदमी समझ के कहा। मैं अपनी बात बता दूं, ईमानदारी से बता दूं, जब मैं बड़ा हो रहा था और सद्दाम हुसैन को मैं एक क्रांतिकारी, समवन हु स्टूड अगेंस्ट द माइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की माइट के अगेंस्ट खड़ा था, और उस तरह से हमने देखा था और हम लोग उसको कुछ हीरो वर्शिप करते थे। शायद हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को उनका हुसैन, सद्दाम, ये मुस्लिम नाम उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो जुस्तजू थी सद्दाम हुसैन की। और मैं आपको एक और चीज बता दूं लास्ट, मुझे सद्दाम हुसैन ने जिस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब आत्मसमर्पण, जब वो पकड़े गए और जिस तरह से वो अमेरिका के सामने दिखे थे, कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दिए, वो मुझे कहीं ना कहीं अफसोस हुआ था। इस तरह के बहादुर आदमियों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद मुझे नहीं थी। तो वो पक्ष तो एक हो सकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन को अदरवाइज हम फाइटर मानते हैं। क्यों उनको ये विलन मानते हैं? अगर केवल मुसलमान है तो वो तो खैर इनका बर्थ राइट है, हर इनको ये कहना कि मुसलमानों में क्या क्या खराबियां हैं, लेकिन राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के साथ एज अ विलन वो करना, ये इस देश को तय करना होगा कि ये भाषा, ये एक दूसरे के ऊपर इतने छोटे आरोप लगाना कितना जायज़ है। थैंक यू सो मच।